हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। 12th एसपी के सिलेबस में 7 चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स। कि जैसे हमने मेंबर्स के साथ करस्पॉन्डेंस के लिए लेटर्स देखे थे, वैसे ही इस चैप्टर में हमें देखना है करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर। कि डिबेंचर होल्डर्स के साथ जब हम करस्पॉन्डेंस करते हैं तो एग्जैक्टली क्या हमें उस कम्युनिकेशन में कवर करना पड़ता है, वो हमें इस चैप्टर में देखना था। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन था, फिर उसके बाद में एक बेसिक क्वेश्चन दिया गया था दैट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर से कम्युनिकेट करते वक्त, करस्पॉन्डेंस करते वक्त सेक्रेटरी को क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, वो हमको यहाँ दिया है। उसमें द फॉलोइंग प्रिकॉशंस आर टू बी केप्ट इन माइंड बाय सेक्रेटरी व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद द डिबेंचर होल्डर। पहला पॉइंट था पोलाइटनेस। पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, कर्टसी होनी चाहिए, हार्श या रूड लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। सेकेंड, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स। अगर डिबेंचर होल्डर ने कोई इंक्वायरी की है या उनकी कोई कंप्लेंट है तो जितना हो सके इमीडिएटली वो सॉल्व करना है। थर्ड, लीगल प्रोविजंस। जब डिबेंचर होल्डर के साथ करस्पॉन्डेंस चल रहा है तो सेक्रेटरी ने यह ध्यान रखना है कि सारे लीगल प्रोविजंस उसको पता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको रिस्पॉन्स करना है। फोर्थ, ट्रांसपेरेंसी। जो जानना उनका हक है वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें उनको पता होनी चाहिए। बाकी चीजों में सीक्रेसी रहेगी, पर जो उनको जरूरी है जानना वो सारी इंफॉर्मेशन उनको दी जाएगी। फिर फिफ्थ, कंसाइजनेस। जितना जरूरी है उतना ही लिखना है, अननेसेसरी लेंदी इस लेटर को नहीं बनाना है। सिक्स्थ, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। सेवन, सीक्रेसी। एंड लास्ट, इमेज एंड गुडविल ऑफ द कंपनी। की ऑर्गेनाइजेशन की इमेज और गुडविल का ध्यान रखना है। तो ये सारे 8 प्रिकॉशन सेक्रेटरी को लेने हैं जब वो करस्पॉन्ड करता है विद द डिबेंचर होल्डर। फिर उसके सर्टन सर्कमस्टांसेस में 4 है, दैट अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स का इंफॉर्मेशन देना या इन्फॉर्म करना। फिर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, एक वारंट के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के थ्रू। थर्ड, लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स एंड लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इसमें से कल हम स्पेसिमेन लेटर में पहला लेटर कंप्लीट कर चुके हैं, जो था लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। की डिबेंचर्स को जब डिबेंचर अलॉट करते हैं तो उस लेटर में क्या आएगा। तो बहुत सिंपल सा पार्ट था कि पहले डिबेंचर होल्डर्स ने अप्लाई किया है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अलॉट किया है। तो उसी सीक्वेंस में उन्होंने दिया था। जो फर्स्ट पैराग्राफ था, अगर आपको याद है कल जो हमने लेटर देखा उसका, कि फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो इस तरीके के लिए टारगेट किया गया था कि ये पर्टिकुलर पार्ट पहले पैराग्राफ में था कि आपने एप्लीकेशन किया इस तारीख को इतने डिबेंचर्स के लिए, फिर आपको वो डिबेंचर अलॉट हो गए। फिर सेकंड पैराग्राफ में बताया कि अलॉटमेंट का जो डिसीजन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने लिया है मीटिंग के अंदर। तो पहले एप्लीकेशन हुआ, बोर्ड मीटिंग हुई, और अब हम लेटर लिख रहे हैं। तो जिस दिन लेटर लिख रहे हैं उसके 20 दिन पहले का एप्लीकेशन है और 4-5 दिन पहले की बोर्ड मीटिंग। और फिर हम उसको वो लेटर में डिटेल दिखते हैं कि आपने कितने डिबेंचर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने कितने डिबेंचर्स दिए, वो डिबेंचर्स का टाइम पीरियड क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना है, टेन्योर क्या है, ये सब हमने उनको बताया। और फिर उसके साथ साथ लेटर के साथ डिबेंचर सर्टिफिकेट भी भेजा। तो ये फर्स्ट लेटर की बात की हमने, लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। फिर उसके बाद अगला सेकेंड लेटर जो है वो है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर का रिवॉर्ड जो रहेगा वो इंटरेस्ट है। डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर होते हैं, ये बोरोड कैपिटल है, तो बोरोड कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो वो हमें यहां देखना है। सी, डिबेंचर कैपिटल इज अ लोन और अ बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स एंड गेट फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर्स। उनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली डिबेंचर्स इंटरेस्ट रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट इज अ डेप्ट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉफिट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको इंटरेस्ट देना ही है। कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट सेंट अलोंग विद दिस लेटर। लेटर के साथ क्या भेजा जाता है, इंटरेस्ट वारंट। जैसे हम शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड वारंट भेजते हैं, ये चेक ही होते हैं, स्पेशल टाइप के चेक होंगे जो कंपनी के नाम से बनाए जाएंगे और इंटरेस्ट पे करने के लिए यूज होते हैं। डिविडेंड के लिए डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट वारंट। दिस लेटर कंटेंट डिटेल्स सच एज नंबर ऑफ डिबेंचर, कितने डिबेंचर्स है आपके पास, उसका डिस्टिंक्टिव नंबर क्या है, फिर ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल, टीडीएस डिडक्टेड, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एक्सेट्रा। अब ये टीडीएस का क्या कंसेप्ट होता है, ये भी लास्ट चैप्टर में हमने सीख लिया था कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है, जिसमें पूरा अमाउंट जो है वो नहीं देके थोड़ा सा टैक्स डिडक्ट किया जाता है। बट याद रखना, इंटरेस्ट के केस में ये तब डिडक्ट किया जाएगा अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज्यादा है, तो ही टीडीएस लगेगा। अगर इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से कम है तो फिर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। बोर्ड रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी जहां वो ये डिसीजन लेंगे कि लेटर भेजना है, इंटरेस्ट देना है। द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिकली।
तो वारंट दिया तो घर पे जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक है तो ऑनलाइन। इंटरेस्ट वारंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, दैट इज ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, और एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो दो पार्ट रहेंगे। ये हमने डिविडेंड के लिए भी देखा था कि डिविडेंड वारंट, सिर्फ हमने फर्क ये किया था कि डिविडेंड वारंट के लिए फाइनल डिविडेंड देखा था और जो ऑनलाइन था उसके लिए इंटरिम डिविडेंड देखा था। अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम दोनों के केस में जो है, अब इंटरेस्ट में ऐसा इंटरिम और फाइनल कुछ नहीं रहता, एक ही रहता है, तो उस हिसाब से हम ये दोनों लेटर्स कवर करेंगे। हो सकता है, पॉसिबल है कि आज के सेशन में ये दोनों लेटर हो जाए, क्योंकि जैसे पिछले लेटर्स जब देखने थे तो कुछ नए कंसेप्ट आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीडीएस का कंसेप्ट हमने पूरा सीखा था, फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का एक कंसेप्ट सीखा, रिकॉर्ड डेट, हर लेटर के साथ कुछ कंसेप्ट आ रही थी। यहाँ अब ऑलरेडी हम टीडीएस, ग्रॉस, नेट ये सब देख चुके, तो सिर्फ लेटर्स देखने हैं, नया ऐसा कुछ पार्ट यहाँ इन लेटर्स में नहीं रहेगा, इसलिए ये देखना हमारे लिए रिलेटिवली इजी है। तो फटाफट हम ये लेटर्स कवर कर सकते हैं। फॉर्मेट्स आई होप आपने बनाए होंगे, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से कंटिन्यू करते हैं। देखेंगे हम लेटर नंबर 2। लेटर हम ऑलरेडी फॉर्मेट बेस्ड आपको सिखाया जा चुका है, फॉर्मेट का बेसिक आपको सिखाया जा चुका है कि फॉर्मेट्स में आपको जनरली कंपनी का नाम, हेडिंग एक्सेट्रा ये सब लिखना होता है। तो आई होप आपने ये सब रेडी रखा है। अगर नहीं रेडी होगा तो जैसे ये वीडियो पॉज करके पहले फॉर्मेट रेडी कर लो। फॉर्मेट आपका कहाँ तक रहता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कंपनी के नाम के साथ साथ आपको डेट, रेफरेंस नंबर, इनसाइडर एड्रेस, वहां तक फॉर्मेट का पार्ट है। तो डेट का पार्ट छोड़ के इनसाइडर एड्रेस तक आपको पूरा करना रहेगा, तो वहां तक पहले फॉर्मेट रेडी करना और फिर बाद में आगे ये लेक्चर रिज्यूम करना। अगर नहीं बनाया है, ऑलरेडी बनाया है, तो फिर काफी अच्छी चीज है। प्लस ये हम हमेशा से देखते आ रहे हैं कि हम ये टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड बनाते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स सी। तो अगला पार्ट जो फिर आएगा, हेडिंग रेडी है मेरा, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने ये प्रॉपरली रेडी किया है। फिर पहला अगला पार्ट जो आएगा वो है डेट। अब डिबेंचर्स में डेट हम करंट डेट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आज का डेट अगर हम कंसीडर करते हैं, सपोज 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर 2020 ये लेटर का डेट है। फिर लेफ्ट साइड में आता है रेफरेंस नंबर। अब आपको पता है कि रेफरेंस नंबर कैसे डालना है, क्या क्या उसमें आना चाहिए, ये आपको बताया जा चुका है। फिर रेफरेंस नंबर के बाद अगला कंटेंट आता है इनसाइडर एड्रेस। इनसाइडर एड्रेस मतलब रिसीवर का ये एड्रेस रहेगा जो आपको डालना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको आता है। रिसीवर का भी एड्रेस में याद रखना, उसका नाम, एड्रेस, सिटी, पिन कोड के साथ ये आना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। तो जहां भी इनसाइडर एड्रेस खत्म हुआ उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट ऑफ लेटर। तो लेटर का सब्जेक्ट सिंपल रहेगा, इंटरेस्ट हम दे रहे हैं तो सीधा सीधा इजी सब्जेक्ट रहेगा, पेमेंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर है और उनके ऊपर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये सिंपल सा सब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में हमने लिखा है या तो डियर सर या डियर मैडम लिखना है, तो ये आपके इनसाइडर एड्रेस पे डिपेंड करेगा कि आप ये लेडी को लिख रहे हो या जेंट्स को। अगर किसी मेल को लिखा जा रहा है तो आना चाहिए डियर सर, किसी लेडी को लिख रहे हो तो आना चाहिए डियर मैडम। मैं अज्यूम करता हूँ, मैं मेरे हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ पे अभी सैल्यूटेशन आज के केस में लिख रहा हूँ डियर सर। जरूरी नहीं कि आपका ये सैल्यूटेशन ऐसा ही आए, ये सैल्यूटेशन में आपका मैडम भी हो सकता है अगर आपने किसी लेडी को लेटर लिखा है तो उस हिसाब से आपको ये लिखना है। सिंपल है, इंटरेस्ट का लेटर है, बेसिक पार्ट रहेगा कि आप हमारे डिबेंचर होल्डर हो, आपके पास सर्टेन डिबेंचर है और इसके ऊपर हम इतना % इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, ये बेसिक आएगा। फिर बाद में टेबल जो आएगा वहां पे हम लिखेंगे कि आपके पास इतने फोलियो नंबर तो आता है, रजिस्टर का नंबर, फिर आपके पास इतने डिबेंचर है, ये उनका डिस्टिंक्टिव नंबर है, ये ग्रॉस इंटरेस्ट, ये टीडीएस और ये नेट इंटरेस्ट। और आखिरी में लिखेंगे कि इस लेटर के साथ हम इंटरेस्ट वारंट भेज रहे हैं। याद रखना, हम वो पार्ट देख रहे हैं, ए पार्ट, जहां हमें इंटरेस्ट वारंट भेजना है, तो नीचे लिखेंगे कि हमने इंटरेस्ट वारंट भेजा है, वो आप देख लीजिए। इतना पार्ट रहेगा, यहां भी इनक्लोजर आएगा क्योंकि हम साथ में इंटरेस्ट वारंट भेजेंगे। ये हम पहला पार्ट देख रहे हैं इंटरेस्ट वारंट के साथ। अगला लेटर जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का रहेगा। लेट्स सी। सो डियर सर, आई एम, साथ में लिखते रहना है, आई एम डायरेक्टेड, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू, I am directed to inform you that the board of directors
the board of directors has passed a resolution in the board meeting. हमने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक में पढ़ा कि बोर्ड रिजोल्यूशन लगता है बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन, और ये पीछे के लेटर्स पे भी आ रहा है कि अगर हम लेटर के पहले की बोर्ड मीटिंग अगर लिख रहे हैं तो हम 4-5 दिन का रेफरेंस लेते हैं। तो जैसे अभी ये 1 दिसंबर को हम लेटर लिख रहे हैं तो मैं यहां लिख देता हूं हेल्ड ऑन से फॉर एग्जांपल 27 नवंबर 2020 को ये मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने रिजोल्यूशन पास किया है कि वो इंटरेस्ट देंगे। आगे रेफरेंस वही आएगा रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन यूर 110% non convertible debentures of ₹100 each। तो सिंपल सा ये पैराग्राफ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि आपके 100 डिबेंचर्स है, 100 रुपए का एक, ऐसे 10% का इंटरेस्ट हम उसके ऊपर देने का बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। सो आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू कि आपको ये इंटरेस्ट मिलने वाला है। नेक्स्ट पैरा फिर आएगा द डिटेल्स, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत ही सिंपल है। द डिटेल्स ऑफ पेमेंट of interest payable to you are as follows। तो आपको जो डिविडेंड इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसकी डिटेल्स, तो डिटेल्स मतलब क्या आता है ये आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ पे हम बेसिकली टेबल बनाते हैं। टेबल हमेशा की तरह मैंने जैसे बोला है कि ध्यान रखना कि पहले क्या बन रहा है, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड हम ये पार्ट बनाते हैं और उसी तरीके से उसी फॉर्मेट में हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये टेबल पिछले कल का टेबल में 5 ही कॉलम थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। इस टेबल में 7 अलग अलग डिटेल्स आने वाली है तो थोड़ा बड़ा टेबल रहेगा। तो पहले एक बार देख लेना कि टेबल में क्या बन रहा है, उसके हिसाब से आपको ये ड्रॉ करना है। तो टेबल में सबसे पहली लाइन में तो हम एक कॉलम नंबर्स लिखते हैं, फिर कॉलम नंबर्स के बाद हम उन कॉलम्स के हेडिंग्स लिखते हैं। हेडिंग्स थोड़े बड़े आ सकते हैं तो उसके लिए 2 या 3 लाइन आपको छोड़ने हैं, प्रेफरेबली 3 लाइन। ये 3 लाइन उनके डिटेल्स कंटेंट के लिए छोड़ा और फिर आगे के 2 लाइन जो मेन पार्ट है। तो याद रखना हमको टोटल 7 कॉलम यहाँ पे बनाने हैं। तो पहले देख लेना कि क्या रहेगा उन कॉलम्स में, उस हिसाब से फिर आगे आपको भी बनाना है। तो ये फर्स्ट कॉलम 1, 2, थर्ड कॉलम थोड़ा बड़ा आएगा, 4, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये कॉलम्स आपके बनेंगे। कॉलम्स को हम नंबर देते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कॉलम में सबसे पहला तो कॉलम सिंपल है, फोलियो नंबर। फोलियो नंबर मतलब ये रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, जैसे शेयर्स के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर होता है, डिबेंचर्स के लिए रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर होता है, जहां पे उस रजिस्टर में जिस पेज पे ये एंट्री है शेयर होल्डर की, वो फोलियो नंबर। तो उसके बाद सेकंड आता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स आपके पास है। डिबेंचर्स अगर आएंगे तो उनका डिस्टिंक्टिव नंबर भी आएगा, डिस्टिंक्टिव नंबर। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है वो है ग्रॉस अमाउंट।
ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कि इंटरेस्ट का ग्रॉस अमाउंट टीडीएस डिडक्ट करने के पहले। फिर सेकेंड कॉलम आएगा टीडीएस, अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ तो वो 10% रहेगा ऑन इंटरेस्ट, बट ये तभी एप्लीकेबल होगा, ध्यान रखना है, ये टीडीएस तभी एप्लीकेबल होगा अगर इंटरेस्ट की अमाउंट 10,000 से ज्यादा है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, क्योंकि एक और बार फिर टीडीएस का थोड़ा क्लैरिटी आपको आ जाए। इंटरेस्ट बोल रहा हूं मैं, डिबेंचर की नहीं अमाउंट, इंटरेस्ट की बोल रहा हूं कि अगर 15,000 होंगे तो टीडीएस जो है उसका 10% रहेगा, विच इज 1500, और एक्चुअल चेक आपको 13,500 का देना पड़ेगा। 1500 आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दोगे, 13,500 डिबेंचर होल्डर को। बट अगर डिबेंचर अमाउंट 10,000 से ज्यादा है तो इंटरेस्ट, उल्टा लिखना चाहिए, इंटरेस्ट अगर 10,000 से ज्यादा है तो ये लगेगा, अदरवाइज नहीं। फिर उसके बाद ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट के बाद अगला आएगा नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, एंड आखिरी कॉलम आएगा आपका इंटरेस्ट वारंट नंबर। जैसे हमने डिविडेंड के लिए भी देखा था कि डिविडेंड वारंट होता है तो चेक नंबर उसका लिखा जाता है, तो वैसे ही इंटरेस्ट वारंट का भी रहेगा। फिर फोलियो नंबर, फॉर एग्जांपल A230 फोलियो नंबर। नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम ऑलरेडी इंट्रोडक्टरी पैरा में लिख चुके हो कि आपके पास 100 डिबेंचर्स है। अब ये 100 डिबेंचर्स का डिस्टिंक्टिव नंबर हम लिख सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है। सपोज 7301 टू 7400, ये 100 डिबेंचर एग्जैक्टली यहाँ पे आने चाहिए। अब ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन याद रखना, जो डिटेल्स हमने ऊपर लिखी है उन सारे डिटेल्स पे ये डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट कितना आएगा। पहली बात तो हमने ये दिया कि नंबर ऑफ डिबेंचर उसके 100 है, एक डिबेंचर जो है उसका वो 100 रुपए का एक है। ये बॉक्सेस आपको नहीं बनाने हैं, समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, आपको नहीं बनाने हैं आपके टेबल में। और उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां दिया है, तो 100 डिबेंचर्स याद रखना। अब ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, 100 डिबेंचर्स हैं, एक की वैल्यू 100 है, तो टोटल वैल्यू डिबेंचर की हो गई 10,000 उस डिबेंचर होल्डर के पास, और उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% का आएगा। 10,000 इंटू 10% विल बी 1,000। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन एक और है, डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो दी है, ईच में जो हम लिखते हैं फेस वैल्यू जो है वो 100 है, और इंटरेस्ट रेट 10%। सो इंटरेस्ट ऑन वन डिबेंचर, एक डिबेंचर का इंटरेस्ट 100 रुपीज इंटू 10%, ये आता है 10। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल इंटरेस्ट 100 डिबेंचर्स के ऊपर 100 इंटू 10, एक का 10 तो 100 का 1000। सो आइदर वेज, या तो पूरी अमाउंट निकाल के 10% अप्लाई करो, या एक डिबेंचर का 10% लो इंटू जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर है। अब हमारे 100 ही डिबेंचर है इंटू 10%, तो इस हिसाब से 100 डिबेंचर्स के ऊपर 1000 रुपए का इंटरेस्ट आएगा। तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हम लिखेंगे 1000। टीडीएस नहीं एप्लीकेबल होगा, क्योंकि टीडीएस तब एप्लीकेबल होता है जब इंटरेस्ट की अमाउंट 10,000 के ऊपर है। नेट अमाउंट जो रहेगी वो वापस 1000, और इंटरेस्ट वारंट नंबर जो कि एक चेक नंबर जैसा रहेगा, तो ये 5-6 डिजिट में आना चाहिए। से फॉर एग्जांपल D142103 ऐसा, तो ये इंटरेस्ट वारंट नंबर रहेगा कि इस वारंट नंबर के साथ आपको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला पार्ट जो है, इसी पार्ट में अगर हम कंटिन्यू करते हैं, टेबल के बाद सिंपल आखिरी कंक्लूडिंग पैरा रहेगा द इंटरेस्ट वारंट, कि हम इस लेटर के साथ इंटरेस्ट वारंट भेज रहे हैं। द इंटरेस्ट वारंट इज इनक्लोज्ड हियर विथ, is enclosed here with, please detach the interest warrant, please detach the interest warrant along with परफोल्टेड लाइन। तो इस वारंट, इस लेटर के साथ हमने अटैच किया है, उसको देख लो।
फिर एक लाइन छोड़ के आएगा सिंपल पार्ट जो अब हम खत्म करेंगे, थैंक यू। फिर एक लाइन छोड़ के, भले ये नेक्स्ट पेज पे जाना पड़े, एक लाइन छोड़ के, मतलब उसकी नेक्स्ट लाइन में रादर, उस सेम लाइन में नहीं आएगा, क्लोज करना है लेटर को, यूअर्स फेथफुली। यूअर्स फेथफुली के नीचे कंपनी का नाम, प्लीज ध्यान रखना मैंने कंपनी का नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड लिया है, तो आपने जो नाम लिया है उसके हिसाब से करना। फिर आएगा सिग्नेचर, सिग्नेचर करने वाले का जो भी नाम है, से फॉर एग्जांपल मिस्टर आर के गुप्ता, कंपनी सेक्रेटरी। बट यहाँ ये लेटर खत्म नहीं होगा, हमें इसका इनक्लोजर, क्योंकि हम लिख रहे हैं क्लियरली कि हम इस लेटर के साथ इंटरेस्ट वारंट भेज रहे हैं, तो वो अलग से लिखना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में, इनक्लोजर इस साथ में हम भेज रहे हैं इंटरेस्ट वारंट, दैट्स इट। तो एज सच बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन इन लेटर्स में नहीं है, सिंपल सा लेटर था कि आपके पास 100 डिबेंचर है, नॉन कन्वर्टिबल 10% के हिसाब से बोर्ड मीटिंग हुई, उसमें डिसाइड हुआ कि आपको डिबेंचर मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। फिर इंटरेस्ट के कॉलम में ये इंटरेस्ट डिटेल्स में फोलियो नंबर, पेज नंबर आएगा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं तो उसका डिस्टिंक्टिव नंबर, फिर सिंपल है आगे ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, टीडीएस एंड नेट अमाउंट, और आखिरी में इंटरेस्ट वारंट नंबर। और ये इंटरेस्ट वारंट हम आपको यहाँ के साथ अटैच कर रहे हैं, ये इसीलिए हुआ क्योंकि हम ये जो इंटरेस्ट है ये वारंट के थ्रू पे कर रहे हैं। एक दूसरा ऑप्शन जो है वो तब आता है कि जब हम इंटरेस्ट वारंट की जगह हम ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। तो जो ये इंटरेस्ट के पेमेंट में थे, दो ऑप्शंस थे, आप देख सकते हो यहाँ पे, पहला ऑप्शन आपका इंटरेस्ट वारंट थ्रू, सॉरी पेमेंट थ्रू इंटरेस्ट वारंट, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली या तो ईसीएस या एनईएफटी के थ्रू हम ये कर रहे हैं। तो अब हम इसके बाद सेकेंड ऑप्शन, इंटरेस्ट का ही सेकेंड ऑप्शन और सेकेंड लेटर का पार्ट हम देखेंगे, जहां पे हम इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे कर रहे हैं। तो सिंपल है, लेटर का फॉर्मेट आपको रेडी रखना है। अगर सेकेंड लेटर के लिए आपका फॉर्मेट रेडी नहीं है तो लेक्चर पॉज करो, फॉर्मेट बनाओ, और फॉर्मेट बनाने के बाद फिर कंटिन्यू करना है। तो फॉर्मेट वैसा ही है रेगुलर। डेट जो है हम यहाँ आज का डेट डाल सकते हैं, सो डेट 1 दिसंबर 2020। फिर यहाँ आएगा आपका रेफरेंस नंबर, रेफरेंस नंबर के बाद आता है इनसाइडर एड्रेस। तो जो भी इनसाइडर एड्रेस आपको डालना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इनसाइडर एड्रेस में प्रॉपर एड्रेस के साथ आपको डालना रहेगा इंक्लूडिंग पिन कोड। तो आई होप ये सब आपको आए और आपने अभी तक ये कर लिया है, नहीं किया है तो जैसे मैंने बोला पॉज करके फिर ऐड कर लेना और लेक्चर रिज्यूम करना। सो आई होप कि ये आपका रेडी है। फिर से सिंपल है, सब्जेक्ट आपका वही रहेगा, सब्जेक्ट में सिर्फ ये बदलेगा कि अब हम ये ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो उसका थोड़ा रेफरेंस यहाँ पे ऐड होगा। लेट्स सी, देखते हैं। सब्जेक्ट ध्यान से लिखना है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है इलेक्ट्रॉनिकली, ये लिखना है इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईसीएस और एनईएफटी। तो आपको जो पे किया जा रहा है इंटरेस्ट, इलेक्ट्रॉनिकली पे किया जा रहा है, उसका लेटर हम आपको लिख रहे हैं। तो ये सिंपल सा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन पे फिर अगेन जैसे मैंने बोला, अगर आपने किसी मेल को लिखा है तो डियर सर, फीमेल को लिखा है तो डियर मैडम। तो ये लेटर में सपोज मैं लिख रहा हूं डियर मैडम, आपने जिसको लेटर लिखा है उस हिसाब से आप ये सैल्यूटेशन लिख सकते हो। डियर मैडम के बाद फिर आगे रेगुलर पैराग्राफ्स आएंगे, पहले इंट्रोडक्शन होगा, फिर डिटेल्स होंगे और फिर कंक्लूजन रहेगा। लेट्स सी, आई एम, साथ में लिखते रहना है, आई एम instructed, I am instructed by the board of directors, I am instructed by the board of directors to convey to you that the board
the board has passed a resolution. The board has passed a resolution in board meeting in the board meeting held on जैसे हमने पीछे भी ये रेफरेंस देखा था कि जो भी मीटिंग हुई है 2-3 या 3-4 दिन पहले का रेफरेंस डालना है, तो हेल्ड ऑन 27 नवंबर हम सेम डालते हैं। अगर आपने 27 की जगह 28 लिखा या 26 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आध 2 दिन का आगे पीछे का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस दिन मीटिंग हुई जहां पे इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन हुआ। तो अभी भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ बट पढ़ लेता हूं मैं। आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स to convey to you that the board has passed a resolution in the board meeting held on 27 November 2020। इस दिन ये resolution पास किया गया किस चीज के लिए? finalizing to pay interest at the rate of 10% on redeemable debentures of rupees 100 each for अब जैसे टेक्स्ट बुक के रेफरेंस में ये सर्टन ईयर एंड की वो बात करें कि वहां तक का इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, कि टेक्स्ट बुक का रेफरेंस अगर आप देखोगे कि इस मंथ के या इस आखिरी में हम ये कर रहे हैं। डिबेंचर हमेशा 1 अप्रैल को ही इश्यू होते हैं ऐसा नहीं है। सो फॉर द पीरियड एंडिंग, ईयर की जगह हम लिखेंगे फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 दिसंबर, भी अगले महीने के एंड तक हमारा ये इस महीने के आखिरी में ये क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2020। यहां तक का टाइम पीरियड का हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं आपको, क्योंकि बाद में पे करना, इंटरेस्ट लेट पे करना प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इस महीने के एंड तक का सारा साल भर का इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं। तो ये सिंपल पार्ट रहेगा। आगे, योर कंपनी has complied with all the provisions relating to payment of interest ऑन डिबेंचर्स। तो सारे रूल्स रेगुलेशंस हमने कंप्लाई किए। अब ऐसा सेंटेंस पिछले लेटर में नहीं था, बट अगर वो ऐड हुआ तो भी ये गलत नहीं रहेगा। जैसे डिविडेंड्स के भी सारे लेटर्स अगर आपको याद होंगे, डिविडेंड के भी 2 लेटर देखे थे, वहां भी हमने लिखा था कि हम सारे प्रोविजन जो डिविडेंड के वो फॉलो कर रहे हैं। दोनों लेटर में ये रेफरेंस आया था। इंटरेस्ट के केस में इस लेटर में देखा, इंटरेस्ट वारंट वाले में नहीं था। अगर वहां पे आपने ऐड भी कर दिया, जो पहला पैराग्राफ था उसके बाद वो ऐड किया, तो भी वो गलत नहीं रहेगा, रादर लिखना एडवाइजेबल है, क्योंकि ये प्रोविजंस हम कंप्लाई कर रहे हैं, ये एक्सप्रेसली बताना है। नेक्स्ट सिंपल है। इसके बाद आपका डिटेल्स, अगला जो पार्ट रहेगा डिटेल्स नेक्स्ट पैराग्राफ में, ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू यू, डिटेल्स ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू यू आर एज फॉलोज। सिंपल हमेशा की तरह बनेगा फिर इसका टेबल पहले बना लेना है। ये टेबल ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट वारंट नंबर वगैरह ये सारे कॉलम नहीं रहेंगे। तो वो वहां जैसे हमने 6 कॉलम बनाए थे, 7 कॉलम बनाए थे पिछले लेटर में, यहाँ हमको सिर्फ 6 कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम कम रहेगा, क्योंकि वहां इंटरेस्ट वारंट नंबर लिखना पड़ रहा था, यहाँ ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले देख लेना है एक बार और फिर उसके हिसाब से बनाना है। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मली लिख देते हैं, कॉलम नंबर्स के लिए एक लाइन यूज करते हैं। कॉलम नंबर्स के बाद हम उन कॉलम के हेडिंग्स, रादर डिटेल से बड़े हेडिंग हो जाते हैं, तो एक 3 लाइन उसके लिए छोड़ा जाता है।
और फिर जो एक्चुअल डिटेल्स है उसके लिए 2 लाइन। तो इस तरीके से ये टेबल बनेगा। और याद रखना यहाँ जैसे मैंने बोला कि कॉलम जो है वो 6 बनेंगे, 6 अलग अलग कॉलम हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो सिंपल सा एक पार्ट रहेगा, रजिस्टर नंबर, जो रजिस्टर फोलियो नंबर वगैरह आता है। फिर उसके बाद सेकेंड कॉलम जो बनेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स के लिए। थर्ड कॉलम थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है, डिस्टिंक्टिव नंबर, वो नाम हेडिंग बड़ा होता है रादर, उसके अंदर बाकी ऐसा कुछ नहीं है। फिर ग्रॉस अमाउंट, फिर टीडीएस, नेट अमाउंट। यहाँ पे ही एक और लाइन ऐड करना जरूरी है। तो ये आपका सिंपल सा टेबल रहेगा। तो 6 कॉलम आपके यहाँ पे बनेंगे। कॉलम नंबर देने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। पहला कॉलम रजिस्टर नंबर, याद रखना इसको रजिस्टर नंबर, फोलियो नंबर या रजिस्टर फोलियो नंबर दोनों बोला जा सकता है। सपोज ये है C440। सेकेंड, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, कि आपके पास कितने डिबेंचर्स हैं। राउंड फिगर रखना कभी भी बेटर रहता है, 100। फिर डिस्टिंक्टिव नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर जो है डिबेंचर्स का वो लिखा जाएगा। सिर्फ डिस्टिंक्टिव नंबर में हम यहाँ एक एडिशनल कॉलम बनाते हैं, फ्रॉम यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे पिछले इसमें भी लिखा था, यहाँ पे अगर लिखना है सपोज 3801 से लेके 3900, ये 100 डिबेंचर्स पूरे होते हैं। याद रखना जो सेकेंड लेटर देखा था, मतलब पिछला लेटर जो इंटरेस्ट का था, वहां पे भी ये फ्रॉम एंड टू रिक्वायर था, वो नहीं था। मैं पिछले लेटर पे आ रहा हूँ और पिछले लेटर में मैं ये ऐड कर रहा हूँ, फ्रॉम टू। डिस्टिंक्टिव नंबर के अंदर 2 छोटे कॉलम की यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनाने, पिछले लेटर में रह गया था वो मैंने बना दिया, वापस अभी वाले लेटर पे हम आ रहे हैं। फिर फोर्थ वाला पॉइंट जो है ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगला टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट 10% पे रहता है ये। एंड आखिरी नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की नेट अमाउंट। अब यहाँ पे भी ग्रॉस अमाउंट का कैलकुलेशन सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी डिबेंचर्स हमने 100 लिए हैं, 100 डिबेंचर्स और उसके ऊपर 10%, और ईच जो लिखा है हमने ऊपर लिखा है ऑफ 100 ईच, यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम अमाउंट रखे। और याद रखना ऐसे राउंड फिगर नंबर लेने का फायदा ये है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में नहीं पड़ना है। तो सिंपल सी अमाउंट आएगी, ग्रॉस अमाउंट 1000, टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है, नेट अमाउंट 1000। फिर उसके बाद अगला लाइन आएगा कि ये जो अमाउंट है ये आपको ऑनलाइन आपके अकाउंट डिटेल जो आपने दी है वहां पे प्रोवाइड की जाएगी। सी, इंटरेस्ट विल बी पेड, टेबल के नेक्स्ट लाइन में इंटरेस्ट विल बी पेड, इंटरेस्ट विल बी पेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड। इंटरेस्ट पे होगा लेकिन कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मोड और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, that is by crediting, by crediting, क्रेडिट होगा सामने वाले के अकाउंट में, by crediting the said interest, the said interest to your bank, said interest to your bank account, bank account as per details, as per details provided by you to the company। तो आपने जो कंपनी में अकाउंट डिटेल्स दी है, तो उन अकाउंट्स में जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उस अकाउंट पे हम ये अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो सिंपल सा पार्ट है। अब यहाँ पे तो इंटरेस्ट वारंट वगैरह भेजना ऐसा भी कोई रूल नहीं है या कोई पार्ट नहीं है, तो सिंपल है, थैंकिंग यू लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट इस पे आएगा यूअर्स फेथफुली,
योर्स फेथफुली। फिर कंपनी का नाम याद रखना, जो नाम ऊपर आप लिखते हो वही कंपनी के लिए लिखना, टाटा मोटर्स लिमिटेड। जगह छूटेगी, जगह के नीचे आएगा साइन, और यहाँ पे सपोज से फॉर एग्जांपल मिस रोमिका टंडन, जो भी है लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो कंपनी सेक्रेटरी है, इस लेटर में इंक्लोजर नहीं आएगा क्योंकि हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो साथ में इंटरेस्ट वारंट भेजने का कोई काम नहीं, तो इस लेटर में इंक्लोजर नहीं आएगा। तो ये जो पार्ट है ये है रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर, जहां हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए हमने ये लेटर देखा, पहला लेटर था जहां वारंट भेजा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है। तो 2 लेटर्स हमने और कंप्लीट कर लिए, तो इन टोटलिटी 3 लेटर हो गए। कल के सेशन में भी हो सकता है कि 2 लेटर्स हम साथ में देख ले, तो ये फटाफट पार्ट खत्म होगा। मैंने आपको 6 चैप्टर पढ़ाते वक्त बोला था कि ये उतना फिर प्रॉब्लम नहीं देता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में। थैंक यू।